हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस वीडियो में इतिहास का भाग 6 देखने जा रहे हैं, जो कि डिटेल्ड चल रहा है पार्ट हिस्ट्री के अंतर्गत। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियोस को देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है तो मैं जल्द से जल्द जो है हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो है इतिहास भाग 6, जिसके अंतर्गत जो है हम मगध साम्राज्य या मौर्य काल की बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मगध का उत्थान या मौर्य काल के बारे में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है एक अत्यंत ही छोटा राज्य था, किंतु यहाँ के राजा अत्यंत ही महत्वाकांक्षी थे। अतः उन्होंने एक के बाद एक पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिलाया और मगध का विस्तार करते गए। शीघ्र ही तत्कालीन शासकों ने अपने सतत जालों से उसे उन्नत एवं समृद्ध राज्य बना दिया। सौभाग्य से यहाँ जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव था, जिससे सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप मगध एक मुख्य जो है राजनीतिक केंद्र बना। जैसा कि हम मगध साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि बहुत ही बड़ा था, पूरे भारत पर उनका शासन हुआ था। अशोक जैसे महान राजा जो है मगध ही कालीन के थे, मौर्य काल के थे। बात करते हैं हम जो मौर्य शासकों से पूर्व मगध के प्रमुख राजवंश की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं बृहदत्त वंश। इसकी बात करते हैं तो जरासंध तथा बृहदत्त को इसका संस्थापक माना जाता है। मेनली आपको लूसेट की वगैरह बुक में सिर्फ बृहदत्त मिलेगा, लेकिन जरासंध भी आपको याद रखना है। इन्होंने महाभारत काल में मगध का विस्तार करने का प्रयास किया, किंतु पांडवों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठीक, उन्होंने महाभारत के समय ही जो है मगध जो करने की कोशिश की थी, लेकिन पांडवों ने ऐसा करने नहीं दिया। और जो है निपुंजय जो था बृहदत्त वंश का अंतिम शासक हुआ। इसके मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को मगध सिंहासन पर आसीन करा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक डायनेस्टी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बिंबिसार जो भट्टिये नामक महत्वाकांक्षी सामंत के पुलिक के पुत्र की हत्या करवाकर अपने पुत्र बिंबिसार को 545 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठाया गया। बिंबिसार प्रारंभ में एक सेनापति मात्र था, मतलब सेनापति था। उसने अपने बाहुबल के आधार पर ही मगध में एक नवीन राजवंश, जिसको हम हर्यक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, की स्थापना की। महावंश के अनुसार उसने 1493 ईसा पूर्व अर्थात 52 वर्षों, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष शासन किया, यानी कि लगभग 52 वर्ष, और पुराणों के अनुसार 28 वर्ष शासन किया। उसने कौशल, वैशाली, मदिया की राजकुमारियों से विवाह किया, जिससे इसे अपनी विस्तारवादी नीतियों में सहायता मिली, और इसका एकमात्र आक्रमण जो है अंग राज्य पर था। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो इसका जो एकमात्र आक्रमण इसने कहां पे किया था, तो ये किया था आपका अंग राज्य के ऊपर किया था। बात करते हैं अजातशत्रु की, जो कि बिंबिसार का पुत्र हुआ। इसके बचपन का नाम कुणिक था। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कुणिक किसका नाम था, तो कुणिक जो है अजातशत्रु का नाम था। अपने पिता बिंबिसार का वध कर, यानी कि इसने जो है अपने पिता का ही खून करके 493 ईसा पूर्व में जो है मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। प्रारंभ में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु उसने अपने बाहु एवं बुद्धिबल के द्वारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली तथा मगध की सीमाओं, गौरव तथा शक्ति में अपार वृद्धि की। इससे प्रसेनजित हराकर उसकी पुत्री से विवाह किया तथा काशी को मगध में शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो है उदायन या उदायन भी मिलेगा आपको। उदायन जो है शासक बना। उदायन क्या था? उदायन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, और इसने भी है ना जो अपने पिता की ही खून करके बैठा। मतलब अजातशत्रु की भी हत्या उदायन ने की, और उदायन ने जो है पाटलिपुत्र जो है, यानी कि जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में है और बिहार की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसको राजधानी किसने बनाई? उदायन ने, और जिसको बसाया भी उदायन ने। तो ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं हम शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश ने
चंड प्रदोत के एक उत्तराधिकारी को हराकर अवंती को मगध में मिला लिया। तो अवंती साम्राज्य को जो है अवध में मिला लिया गया। शिशुनाग के बाद के ये राजा जो है ताश के महल की तरह ढह गए, मतलब शिशुनाग के बाद जो है उनके राजा जो है ज्यादा नहीं रह पाए। नंद वंश के संस्थापक ने शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक की हत्या कर दी। तो ये आता है क्वेश्चन कि कालाशोक किस वंश से रिलेटेड थे, तो कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से रिलेटेड थे और नंद वंश के संस्थापक ने शिशुनाग के उत्तराधिकारी जो कालाशोक थे उसकी हत्या करी थी। नंद वंश की बात कर लेते हैं तो शिशुनाग वंश के अंत के बाद महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। वह एक शक्तिशाली राजा था। पुराणों में उसके सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला जो है सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है पुराणों में। किसको? आपके महापद्म नंद को। तथा बौद्ध ग्रंथों में उसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी भी कहा गया है। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप। तो बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय अंतिम नंद शासक जो है धनानंद या धननंद था, जो कि मगध पर शासन कर रहा। तो इसी बीच क्या है, सिकंदर का जो आक्रमण भी हुआ था। तो आक्रमण की बात आई है तो कुछ हम आक्रमण देख लेते हैं। तो भारत पे ईरानी आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो हखामनी वंश के संस्थापक साइरस ने गेड्रोसिया के रेगिस्तान मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण किया और करने में असफल रहा। आगे चलकर इसके उत्तराधिकारी दारा प्रथम के काल में भारत पर आक्रमण किया गया और इसे पारसीक साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया गया। दारा तृतीय को यूनानी राजा सिकंदर ने परास्त कर भारत से पारसीक यानी ईरानी अधिपत्य को समाप्त कर दिया। तो सिकंदर ने जो है ईरानी सभ्यता को समाप्त किया था भारत से। ये क्वेश्चन भी आईएमपी हो जाएगा आपका। बात करते हैं इसका जो भारत पे प्रभाव क्या पड़ा इन ईरानी आक्रमणों का। तो समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। उत्तरी पश्चिमी भारत में दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा का प्रचलन हुआ। ईरानियों की सतत शासन प्रणाली का भारत में प्रचलन हुआ। तो ये जो है कुछ चीजें हुई ईरानी आक्रमण होने के बाद। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो ये वाला कि अभिलेख का जो उत्तीर्ण था ये आपका हुआ। तो यहां पे जो है ये कुछ आईएमपी चीजें थी जिसके अंतर्गत हमने देखा। तो ये वाला आपको याद रखना है कि अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा का प्रचलन कब हुआ था? तो इसी समय में हुआ था। ईरानियों की लिपि जो अरमाइकी लिपि का जो प्रसार हुआ तो अरमाइकी लिपि थी ईरानियों की। ये आपको कुछ चीजें जो है याद रखना है। चलिए, सिकंदर का इसी बीच अभियान हुआ था तो हम सिकंदर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है सिकंदर के बारे में जानकारी। तो सिकंदर जो है मैसिडोनिया या मकदूनिया का शासन के क्षत्रप फिलिप का पुत्र था, यानी कि फिलिप के पुत्र थे। और ये यूनानी था, एक है ना यूनानी था, तो इसको हम यूनानी का आक्रमण भी बोल सकते हैं। इसने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत सिकंदर से भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि विश्व विजय अभियान पे निकला था सिकंदर और भारत पर उसने आक्रमण किया था। इसका जो सबसे फेमस और सबसे आईएमपी जो क्वेश्चन पूछा जाता है 326 यानी कि 326 ईसा पूर्व में झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश में शासक जो है पोरस ने सिकंदर का प्रतिरोध किया। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ जिसमें पोरस की हार हुई। इस युद्ध को बेतिस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाद में सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहां मृत्यु हुई? तो बेबीलोन में। कौन था वो? यूनानी था। कहां का था? मकदूनिया का शासक। और झेलम नदी वाला युद्ध। बस इतने ही 2-3 फैक्ट हैं सिकंदर के बारे में जो एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो है याद रखना है। चलिए, सिकंदर की बात हो गई। तो अब सिकंदर का जो आक्रमण हुआ उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़े वो देख लेते हैं। पर्वतीय मौर्य एवं गुप्त सम्राटों ने सिकंदर द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांतों में स्थापित क्षत्रप प्रथा का अनुकरण किया। हाथियों तथा रथों की अपेक्षा अवरोही सेना को बढ़ावा मिला। देखिए, इस समय क्या हुआ था कि जैसे ये मान लीजिए झेलम नदी है और इधर से आया था सिकंदर और यहां से हमारे जो पोरस साहब थे, तो क्या हुआ कि जब
पोरस ने जो अपनी सेना 1000 हाथियों की सेना उसने खड़ी कर दी थी सामने। कभी सिकंदर ने, उधर यूनान में हाथी होते नहीं थे तो कभी उनने हाथी देखा नहीं, तो हाथी को देख के सिकंदर जो है घोड़े पे से गिर गया था। ये कहानी है कि उसने ये देखा कि आखिर यार ये चीज है क्या, तो थोड़ी सी सेना उनकी घबरा गई थी, तो इसलिए जो है हाथी, फिर जो और अपने यहाँ के राजाओं ने देखा कि यार वो लोग कुछ अलग तरीके से आते हैं, तो वो चीज अपनाई गई। नए स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग की जानकारी मिली। यूनानी मुद्रा की भांति भारत में उलूक शैली के सिक्के भी प्रचलित हुए। तो पूछ लिया जाएगा उलूक शैली के सिक्के किससे रिलेटेड थे, तो यूनानी मुद्रा की ही तरह उलूक शैली के सिक्के भी थे। बात करते हैं भारतीय वेशभूषा की, तो भारतीय वेशभूषा पर यूनानी प्रभाव पड़ा। कला में गांधार शैली का जन्म हुआ। ठीक है, कला में जो है गांधार शैली का आपका जन्म हुआ। तो कब गांधार शैली कब आई? सिकंदर के आने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अब हम मौर्य वंश की, जिससे क्वेश्चन बनते हैं इतिहास में। तो मौर्य वंश की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके प्रथम शासक थे या संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं स्नूपर के अनुसार मौर्य पारसिक थे, क्योंकि अनेक मौर्यकालीन प्रथाएं पारसिक प्रथाओं से मिलती जुलती थी। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस कथा के अनुसार वे बृहकत थे। मंजरी के अनुसार मौर्य जो शूद्र थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा गोरखपुर क्षेत्र के निवासी थे, ऐसा लोगों ने बताया हुआ है। ग्रीक लेखक जस्टिन के अनुसार अगर बात करें तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त जो है निम्न जाति का था। महावंश टीका के अनुसार वह एक क्षत्रिय थे। इनके इतिहास स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। कौटिल्य यानी कि चाणक्य के नाम से भी आप उनको जानते हैं। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षक एवं विभिन्न अभिलेख जैसे कि ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध साहित्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मिल जाएगी। देखिए कुछ कहानी इस टाइप की है चंद्रगुप्त मौर्य की, कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी वंश से ऐसा नहीं थे, सभी के हिसाब से कुछ कुछ थे, एक ठोस सबूत नहीं पता है। तो क्या हुआ था, कहानी ऐसी है कि जो चाणक्य थे, तो चाणक्य को जो घनानंद ने जो उनको नंद वंश में जो उनको अपमानित किया गया था चाणक्य को, तो वो जब वहां से जा रहे थे, उन्होंने प्रण लिया था, उनकी चोटी खोल दी गई थी। किसी भी पंडित की अगर आप चोटी खोल देते हो तो बहुत ही अपमान है, और उन्होंने ये बोला था कि मैं जब तक तुम्हारे पूरे वंश को सत्यानाश ना कर दूं, जब तक मैं ये चोटी नहीं बांधूंगा। फिर जब वो जा रहे थे तो एक जगह उन्होंने देखा कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें से एक जो है राजा बना हुआ है, बाकी 3 उसके गुलाम बने हुए हैं। तो जो वो राजा था, जैसे कि देखिए ये राजा है और ये 3 उनके सामने थे, तो जो राजा था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो लड़का, और 3 और कोई थे, तो वो उन पे शासन कर रहा था। और तो यहीं से जब बगल से चाणक्य जी निकले तो उन्होंने देखा कि यार ये अभी से राजा, तो उनको कुछ ऐसा दिखा कि हाँ यार ये राजा बन सकता है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके पास गए, उनसे पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वैसे ही गरीब से परिवार से थे या अनाथ थे, जो भी थे, ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए अपने साथ, और उनको फिर उन्होंने शिक्षा दी, राज व्यवस्था की शिक्षा दी, हर चीज की शिक्षा दी, निपुण बनाया हर चीज में, और जो है ज्यादा से ज्यादा उनको सिखाया, पढ़ाया, और फिर जो है उनको आपको राजा बना दिया गया। तो कुछ इस टाइप की कहानी मिलती है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास का पहला महान सम्राट था। उसने अपने गुरु एवं मंत्री, जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, की सहायता से भारत को यूनानी शक्तियों से मुक्त कराया। यानी कि जो सिकंदर के समय यूनानी लोग आए थे, यूनानी शक्तियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मुक्त कराया। इसके पश्चात मगध के नंद वंशीय राजा धनानंद को सिंहासन से उतारकर मगध राज्य छीन लिया गया। 305 ईसा पूर्व में सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर संधि के लिए मजबूर किया था। संधि के अनुसार चंद्रगुप्त को एरिया जो मिला था हेरात, काबुल, कदहार और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत मिले थे। काबुल, हेरात, कंदहार और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत जो है उनको मिले थे संधि के अनुसार। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना या हेलन से चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विवाह संपन्न हो गया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगानिस जो था उसको जो है राजदूत के रूप में भेजा। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगानिस को राजदूत के रूप में। और मेगानिस की जो एक पुस्तक का नाम है इंडिका जो है मेगानिस ने लिखी थी आपकी। मेगानिस ने जो है इंडिका लिखी थी, और इसमें उसने भारत
के बारे में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार के रूप में 500 हाथी प्रदान किए थे। उस समय से यूनानियों के पास जो है हाथी आ गए थे। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कुछ चीजें देखी। बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल तथा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान में पटना है, बिहार। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त लगभग 24 वर्षों की सफलता पूर्वक जो है शासन किया था। बाद में उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार किया था, याद रखिएगा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और भद्रबाहु एवं कई जैन मुनियों के साथ मैसूर चला गया। और भद्रबाहु का जो है ये था, भद्रबाहु यानी कि दिगंबर, ठीक है, नग्न अवस्था में जो रहते हैं, उनकी बात चल रही है, जहां उन्होंने जो है स्वीकृत जैन परंपरा के अनुसार स्वेच्छा से बिना खाए पिए अपने शरीर को जो है त्याग कर दिया। तो ये जो है आईएमपी क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को अपनाया उसने, तो जैन धर्म को उसने अपनाया। और सेल्यूकस ने कटर को पराजित किया। उसके शासनकाल में कौन आया, तो मेगास्थनीज आया, 500 हाथी उपहार में दिए। ये कुछ चीजें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा। यहाँ पे बात करते हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार, जिसको हम अमित्र घात के नाम से भी जानते थे, उसकी उपाधि धारण कर 297 ईसा पूर्व में सिंहासन पर आसीन हुआ। बात करते हैं यूनानी लेखकों ने उसे अभित्रोचेडस या अलित्रोचेडस के नाम से भी पुकारा। पिता से प्राप्त साम्राज्य को बिंदुसार ने सुव्यवस्थित एवं संगठित बनाए रखा। उसके दरबार में सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटीओकस का दूत डाइमेकस तथा मिस्र के शासक टोलमी का दूत डायोनिसियस जो है डायोनिसियस आया। ये आईएमपी है, क्वेश्चन पूछा जाता है बिंदुसार के शासनकाल में कौन कौन आया। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से हम याद करेंगे। ये बिंदु, ठीक, यह है बिंदुसार का शासनकाल। अब इसके शासनकाल में कौन कौन आया, तो सबसे पहले अगर इस बिंदु से हम यहां तक जाए, कहीं भी अनंत तक जा सकते हैं, तो यहां पे अनंत तक जाते जाइए तो अनंत तक एंटीओकस, इसको हम याद करेंगे एंटीओकस, एंटीओकस या एंटीकोस को अनंत से याद करेंगे, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से उसका जो है आपका आया कौन। अब इसको हम डाया बोलते हैं ना, ये डायामीटर है, रेडियस और डायामीटर बोलते हैं अगर यहां से यहां तक बढ़ा दे। तो एंटीओकस से कौन आया, डाया आया, यानी कि डाइमेकस आया, डाइमेकस आया। अब टोलमी, ये से याद हो गया। अब टोलमी का जो है डायोनिसियस, ये आपको याद रखने पड़ेगा कि टोलमी का भी एक जो है राजदूत डायोनिसियस जो आया था। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। उसके अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमन या सुसीम को उसने तक्षशिला का वायसराय घोषित कर दिया, यानी कि जो उसका पुत्र था सुसीम, उसको जो है तक्षशिला में भेज दिया गया, उसका वायसराय बनाया गया। तथा अशोक जो था उसका पुत्र, अशोक को उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया गया। उसके काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसका दमन अशोक ने किया, यानी कि तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था। तो पहले जो है सुसीम को भेजने की परंपरा चल रही थी और सुसीम वहां पे नहीं जा सका किसी कारणवश। उसके बाद अशोक को भेजा गया और अशोक जो है तक्षशिला पे विजय प्राप्त की और उसने जो है वहां पे विद्रोह को शांत किया। कुछ विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत को बिंदुसार ने ही विजय किया था, यानी कि दक्षिण भारत को है जो विजय यानी कि जीता बिंदुसार ने, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से जो है सहमत नहीं है। तो इसका जो है ठोस लिखित साक्ष्य अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ऊपर है, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, डाइमेकस, एंटीओकस, टोलमी का जो है दूत, ये सब जो है बिंदुसार के शासनकाल में आए। और उसको अमित्र घात बोलते हैं, ये जरूर, शत्रु विनाशक याद रखिएगा, अमित्र घात उसको बोला जाता है। बात करते हैं अब हम अशोक की। तो अशोक विश्व का महानतम सम्राटों में से एक, ईसा पूर्व में वह सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शनी कहा जाता है। कलिंग युद्ध इसके शासनकाल की एक महान घटना थी। कलिंग युद्ध में भीषण नरसिंह को देखते हुए प्रतिज्ञा कर वह कभी युद्ध नहीं करेगा, ऐसा उसने प्रतिज्ञा ली थी। तो अशोक जो है बहुत ही महान सम्राट हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जिससे जो है जंगल में एक बार क्या हुआ था, इसकी स्टोरी इस टाइप की है कि जो बिंदुसार थे जंगल में गए थे शिकार करने, लेकिन जो उनके ही राज व्यवस्था के कुछ लोग उनको मरवाना चाहते थे, तो उन्होंने उनको मरवाने की कोशिश की। तीर उनको लग गया तो उनका जो है फिर नदी में गिर गए और बह के जो कहीं पहुंचे तो वहां पे जो है इनका इलाज किया गया सुभद्रांगी के द्वारा,
ठीक है, जो अशोक की माता हुई, फिर उन्होंने वहीं जंगल में शादी कर ली और अशोक भी वहीं पे पैदा हुआ। तो इस टाइप से कुछ जो है इनका रोल है। अब बात करते हैं, उसने अपने ब्राह्मण धर्म की स्थापना तथा बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। अब याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का था, लेकिन अशोक जो कि उनका पौत्र है वो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। लोक कल्याणकारी कार्य किए। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने निम्न कार्य किया। कौन कौन से कार्य किए देखते हैं। धम्म नीति का पालन किया, इसके धम्म हम पढ़ेंगे आगे। मठों का निर्माण किया, धर्म यात्राएं की, धार्मिक पथ प्रदर्शन किया, पशुवध निषेध किया, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया, शिलालेख लिखे, दान व्यवस्था, लोक कल्याणकारी कार्य, कई सारे जो अच्छे कार्य जो है अशोक ने किया। अशोक बहुत ही अच्छा राजा हुआ। बात करते हैं अशोक के अभिलेख, जो कि मोस्ट आईएमपी है। अशोक के अभिलेखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, फिर स्तंभ लेख और गुफा लेख। बीएन स्मिथ के अनुसार इन लेखों को 8 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं 2 लघु लेख की। तो 2 लघु शिलालेखों में अगर हम बात करते हैं तो 258 ईसा पूर्व में खुदवाया गया था। प्रथम प्रकार के शिलालेखों से अशोक के व्यक्तिगत जीवन तथा द्वितीय प्रकार के शिलालेखों से धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है। प्रथम प्रकार के शिलालेख सहसराम जो कि बिहार के अंतर्गत है और वैराट जो कि राजस्थान के अंतर्गत है, मास्की गविमठ, पलकी गुंडू चेरागुंडी में, तथा द्वितीय प्रकार की शिलालेख जो है मैसूर के अंतर्गत रामेश्वर ब्रह्मगिरी में पाया गया। अब बात करते हैं भ्रभु शिलालेख की। तो यह राजस्थान स्थित बैराट नामक स्थान में उपलब्ध हुआ है। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भ्रभु शिलालेख किससे रिलेटेड है। तो अशोक के बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी होने का स्पष्ट लेख है। बात करते हैं 14 शिलालेखों की। तो 14 शिलालेख जो अशोक ने लिखे हैं टोटल, उनमें से 13वां शिलालेख जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो है अशोक के हृदय परिवर्तन का जो आपका साक्ष्य मिलता है कि कलिंग युद्ध के बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। बात करते हैं कलिंग शिलालेख की। तो इसकी संख्या 2 है। ये धैली तथा जोगदा नामक स्थान पर पाए गए हैं। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार इनका निर्माण 256 ईसा पूर्व में इनके नए प्रदेशों के राज्य प्रबंध में जो है संबंध में आदेश है। तो इस टाइप से ये इनके कुछ शिलालेख हैं। बात करते हैं अशोक के धम्म की। तो यह जीवन की एक पद्धति तथा लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली आचार संहिता तथा सिद्धांतों का एक समुच्चय था। इसके मुख्य लक्षण निम्न है। पहले में बात करते हैं तो पहला जो है पहला शिलालेख की बात करते हैं तो पशु बलि, ठीक है, 14 शिलालेख थे, उसमें धम्म का जो रिलेटेड है देख लेते हैं। तो 14 शिलालेख में क्या क्या था। पहले शिलालेख में था पशु बलि एवं त्योहारों पर प्रतिबंध, मतलब ऐसे त्योहार जहां पे पशुओं की बलि दी जाती है उन त्योहारों पर अशोक ने रोक लगाया। दूसरे शिलालेख में लिखा गया है कि लोक कल्याणकारी कार्य को करना स्टार्ट किया गया। तीसरे में ब्राह्मणों एवं श्रमणों आदि के प्रति उदारता दिखाई गई। चौथे में पशुओं के प्रति अहिंसा दिखाया गया। सेवकों के प्रति, मालिकों तथा बंदियों के प्रति राज्य का मानवीय व्यवहार किया गया। 5वें में, 6वें में कुशल प्रशासन। 6वें में सभी संप्रदायों में सहिष्णुता का बखान किया गया। धम्म यात्राओं के द्वारा ग्रामीण लोगों में संपर्क कायम रखा गया। फिर खर्चीले एवं अर्थहीन उत्सवों तथा कर्मकांडों में परहेज, धर्म नीति का पालन, धम्म की विस्तृत व्याख्या, सभी संप्रदायों में सहिष्णुता के संबंध में प्रत्यक्ष तर्क, भेड़ी घोष, नगाड़े की आवाज से जो युद्ध में बजाया जाता था का धम्म घोष शांति की आवाज से विस्थापन कर दिया गया, अर्थात युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की बात कही गई। यह छोटे से फरमान है जिसमें अशोक स्पष्ट करता है कि उसने फरमान संपूर्ण देश में खुदवाए हैं। मतलब 14वें में यह बताया गया है कि यह जो पूरे जो शिलालेख जो है अशोक ने ही खुदवाए हैं। तो ये धम्म हमने देखे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रांतीय शासन। अशोक के शासन काल में जो प्रांतीय शासन किस प्रकार थी या मौर्य काल में, तो मौर्य साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था तथा महत्वपूर्ण प्रांतों के राजकुमारों के अधीन रखा गया था। तो 5 जो है महत्वपूर्ण हम देखेंगे। उत्तरी प्रांत उत्तर पथ, पश्चिमी प्रांत अवंती पथ, पूर्वी प्रांत जो है प्रस्यापथ, दक्षिणी प्रांत की अगर हम बात करें तो दक्षिणापथ, और केंद्रीय प्रांत की बात करें तो मगध या पाटलिपुत्र। तो इसके अंतर्गत जो है तक्षशिला था, उज्जैन था, तैसाली जो कि कलिंग, और सूरानगरी, और संपूर्ण साम्राज्य का मुख्यालय केंद्रीय प्रांत था। नगर शासन की बात करते हैं, नगर व्यवस्था की। तो नगर का प्रधान नगर का अध्यक्ष कहलाता था, और मेघानिस्त द्वारा जो है इंडिका उसकी पुस्तक थी, उसके अनुसार नगर शासन में समितियों का महत्वपूर्ण योगदान था। ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का मुखिया ग्रामीण या ग्रामीणी कहलाता था।
प्रत्येक गांव में एक सरकारी कर्मचारी होता था जो ग्राम भोजक कहलाता था। तो ये क्वेश्चन आता है कि ग्राम भोजक किस काल से रिलेटेड है? तो ग्राम भोजक मौर्य काल से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हम आय के स्रोतों की। तो लगभग संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होता था। उपज का 1/6 यानी कि 6वां भाग अथवा 4था भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। इसके अलावा सेतु कर, वन कर, पशु कर, सीमा शुल्क, धर्मस्थल पर कर आदि आय के मुख्य साधन थे। राज्य का खनन, शराब, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण आदि पर एकाधिकार था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन न्यायालय। इसमें दीवानी संबंधी मामलों पर जो है निर्णय होता था और इसमें फौजदारी जो है संबंधों पर निर्णय किया जाता था। तो 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन न्यायालय की बात की जा रही है। बात करते हैं सेना प्रबंधन की। तो सेना का जो प्रबंध 6 भागों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक विभाग का 5 सदस्यों की समिति के हाथ में रहता था। इन्होंने नौसेना को भी गठित किया था। तो सेना के जो है कुछ प्रमुख विभाग जो हैं इसको हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं नौसेना विभाग। इस विभाग के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था। अश्व सेना विभाग, इस विभाग के अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। नवाध्यक्ष। हस्ती सेना की बात करें तो इसको हस्ताध्यक्ष कहते थे। बात करते हैं रथ सेना विभाग। यह विभाग रथ सेना का प्रबंधन करता था। इस विभाग के अध्यक्ष को रथाध्यक्ष कहते थे। गुप्तचर प्रणाली की बात करें तो गुप्तचर अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं संगठित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है गुप्तचरों के 2 वर्ग थे, संस्थान तथा संचारण। ठीक, तो ये हमने मौर्य जो है मौर्य काल के बारे में जो है हमने लगभग बहुत सारी चीजें यहां पे देखी। तो यहां पे जो है मौर्यकालीन सभ्यता जो है हमने देखा, अशोक देखा, चंद्रगुप्त मौर्य देखा और मौर्य शासन काल की व्यवस्थाएं देखी। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कवर की हैं। पूरा मौर्य काल तो कवर नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो एग्जाम के उद्देश्य से अच्छी चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं। तो चलिए अब आपका काम है यहाँ पे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। इसको भी आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।